हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान और इसके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हम लोग का राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी स्मरणीय प्रश्न हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। स्मरणीय जितने बातें हैं उन सबको देखने वाले हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बेल्जियम ये इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है इसमें बेल्जियम देश के बारे में बताया गया है। यह जो देश है बेल्जियम, यह काफ़ी छोटा है और इतना छोटा है कि यह भारत के जो हरियाणा राज्य है ना, इससे भी छोटा यहाँ पर है यह देश है। और बेल्जियम के जो पड़ोसी देश है जिसके बारे में चर्चा की गई है, पड़ोसी देश यहाँ पर हो जाएंगे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये आपको याद रखना होगा कि बेल्जियम के 4 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पहला फ्रांस, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी और चौथा लग्जमबर्ग। अब बेल्जियम की आबादी की बात आती है तो बेल्जियम की आबादी कितनी है, तो बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक थी उस समय। ठीक है, और बेल्जियम की अधिक आबादी कौन सी भाषा को बोलती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका 59% डच भाषा बोला जाता है और 40% फ्रेंच भाषा बोला जाता है। 1% जो कि सबसे कम है और यह जर्मन भाषा बोला जाता है। अब बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ हो जाएगी, बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स। ठीक है, और उसके बाद श्रीलंका जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की जनसंख्या यहाँ पर लगभग उस समय 2 करोड़ थी और श्रीलंका की आबादी विभिन्न जाति समूहों में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर सिंहली का था जो 74% के आसपास था, और 18% तमिल का और ईसाई का 7%, और अन्य जो बच गए वो आपके 1% के अंतर्गत जनसंख्या इसमें श्रीलंका में आते हैं। ठीक है, इलम ये जो शब्द है ना, इलम शब्द, ये तमिल भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सरकार। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सरकार। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, 1947 में, और अगले वर्ष श्रीलंका बना था 1948 ईस्वी में। और भारत में संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका में उसके 5 सालों बाद सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था 1956 ईस्वी में। आगे बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है जिसे यह समझा जा सकता है कि कोई भी बहुसंख्यक मतलब जो वैसा समुदाय जो अपने मन चाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता हो और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता हो, यानी कि जिसकी बोलबाला हो, जिस समुदाय में ज्यादा लोग रहते हो ना, उसको हम बहुसंख्यक समुदाय कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर गृह युद्ध एक शब्द है और इसका अर्थ होता है ये कि जब किसी देश में विभिन्न सरकार के विरोधी गुट हिंसक समझते हैं ना, हाँ, हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और यह युद्ध का रूप ले लेता है। मतलब 2 गुट हैं, ठीक है ना, किसी देश में 2 राजनीतिक दल हैं और दोनों दल क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करने लगते हैं और ये लड़ाई जब हिंसक हो जाती है तो यहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता का साझेदार बन सकते हैं उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है ना, एक शब्द आता है सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आप लिखिएगा कि एक से या अधिक समूह के जो दल होते हैं, ठीक है ना, जो सत्ता का विभाजन करते हैं या सत्ता में वे साझेदार होते हैं या वे मिल करके सत्ता बनाए हुए होते हैं, इसको सत्ता की साझेदारी कहते हैं। युक्तिपरक एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि कोई भी फैसला नैतिकता के विपरीत लाभ या हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो, उसको हम युक्तिपरक कहते हैं, मतलब सोच समझ कर लिया गया हो।
अगला क्वेश्चन है सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब जो सत्ता है ना उसका वितरण किस तरह से होना चाहिए, उसका क्षैतिज वितरण होना चाहिए, यानी कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उसको एक क्रम में वितरण होना चाहिए, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बटा हुआ होना चाहिए। सत्ता का ऊर्ध्वर वितरण, हम लोग क्षैतिज वितरण हम लोगों ने देखा, उसके बाद आता है ऊर्ध्वर वितरण। यहाँ पर जो सत्ता है ना इसको विभिन्न स्तर में सरकारों के माध्यम में बांटा हुआ होना चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब छोटे स्थान पर, जैसे कि पंचायत हो गया ना, पंचायत का जो सरकार। प्रांतीय राज्य के कह सकते हैं राज्य सरकार, और केंद्रीय जो केंद्र सरकार यहाँ पर कह सकते हैं। एक आता है आपका सामुदायिक सरकार, जो विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब छोटे छोटे ये गुट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक धर्म के कुछ लोग होते हैं और वे लोग मिलकर के अपना एक नियम कानून बनाए हुए होते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, नियंत्रण और संतुलन दोनों लगता है कि कुछ समानार्थी शब्द जैसे दिख रहे हैं ना, कि नियंत्रण किया जाएगा तो संतुलन बनेगा ही। और एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में ये चर्चा करता है जो न्यायपालिका की नियुक्ति और कार्यपालिका के द्वारा होती है। जहाँ पर क्या किया जाता है, न्यायपालिका जो है इसकी नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नियम कानून है ये तो विधायिका बनाती ही है, ठीक है ना, विधायिका बनाती है, लेकिन ये जो नियम बन जाने के बाद इस पर इनका कंट्रोल नहीं रहता है। उसका पालन कौन कराएगा, न्यायपालिका उसका जांच करेगा, उसको पालन कराएगा, ठीक है ना। तो जो नियम बन गए हैं उसी के अनुसार से जो विधायिका है, यदि ये लोग भी गलती करते हैं तो इन लोगों को भी दंड दिया जा सकता है। तो ये तो हुआ पहला चैप्टर। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर में चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 2 और इसका नाम है संघवाद। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली हैं या जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या बार बार जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अस्मरणीय तथ्य है इसको देखने वाले हैं। संघीय सरकार, संघीय सरकार किसे कहते हैं, जो वैसा सरकार जो दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है ना, दो या दो से अधिक की होती हैं, उसको हम संघीय सरकार कहते हैं। संघीय सरकार की व्यवस्था विभिन्न स्तर पर सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होता है। क्या होता है कि जो संघीय सरकार होती है ना, यह व्यवस्था में विभिन्न स्तर पर सरकारों के अधिकार क्षेत्र का संविधान में स्पष्ट वर्णन होता है। संघीय व्यवस्था क्या है, यह में संविधान मौलिक प्रावधानों को किसी भी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकता है। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, यह मौलिक व्यवस्था संघीय व्यवस्था में कह रहा है कि मौलिक प्रावधान दिए गए हैं, किसी स्तर की सरकार अकेले उसको नहीं बदल सकती है, इसमें सबकी सहमति लेनी जरूरी होती है। उसके बाद है संघीय व्यवस्था का उद्देश्य। संघीय व्यवस्था का क्या उद्देश्य होना चाहिए, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य एक हो सकता है आपका एकता को सुरक्षित रखना, और दूसरा हो सकता है कि क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, कि क्षेत्रीय मतलब जो विविधताएं क्षेत्र में आपके हैं उन सभी विभिन्नताओं का सम्मान करना और एकता को बनाए रखने का प्रयास करना। अब यदि देखते हैं कि दूसरे देशों में, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी देशों में संघीय व्यवस्था वाले ये जो देश हैं, यहाँ पर प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं, ठीक है ना, इनको अधिक ताकतवर बनाया गया है। लेकिन भारत में या बेल्जियम में, स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है, ठीक है ना, इनको अधिक ज्यादा पावर दिया गया है केंद्र सरकार को भारत में, ठीक है, बेल्जियम में। लेकिन और सारे जो देश हैं जिसके बारे में हम लोग देखा, अमेरिका, इन सभी देशों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा कम शक्ति दिया गया है। भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये किताब के अनुसार से अब इसमें इसके नियम में भी कुछ परिवर्तन हो गए हैं, जो कि आपको अगली बार जो आपका बुक जो पब्लिश होके आएगा उसमें ये लागू हो, मतलब उसमें लिखा हुआ रहेगा। अभी आपको आपके किताब के अनुसार से यही आपको आंसर देना होगा, इसमें अब चेंजिंग हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में विधायिका अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। विधायिका के अधिकार जो है ना भारतीय संविधान में, इसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। प्रथम राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। कितने भागों में बांटा गया है? संविधान के विधायिकी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। भारत में उपयुक्त 3 सूचियां के अतिरिक्त बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले आते हैं। ये जो 3 सूची ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना, इनके बाद जितने भी और सारे जो बच जाते हैं वे केंद्र सरकार के अधीन चले आते हैं। भारत में यदि देखें कि भाषाओं के आधार पर कि कौन से भाषा के लोग ज़्यादा मतलब भाषी हैं, कौन से भाषा का ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो भारत में 40% हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं। और 1 से अधिक राजनीतिक दलों को मिलाकर के बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर बिहार में है, तो बिहार में अभी के समय में वर्तमान में जो सरकार बनी हुई है ये गठबंधन की सरकार बनी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 से अधिक दल, 2 दल मिलकर के सरकार बनाए हैं या 2 से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो सरकार है ये गठबंधन की सरकार कही जाएगी। अनुसूचित भाषाएं ये हमारे संविधान के अनुसूची में हमारे संविधान के अनुसूची में 22 भाषाओं को मतलब 22 भाषाओं को उसमें जगह दिया गया है, जिनमें भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। कि वैसे भाषाएं जिसको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूचित भाषा कहते हैं। ठीक है ना। 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आपका हिंदी आपका मैं अंग्रेजी छोड़ करके मैथिली, भोजपुरी, मगही ये सारे भाषाएं हैं, लेकिन उसमें आपका अंग्रेजी नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है। आगे हम लोग भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके 1992 में संविधान का संशोधन किया गया था और उस समय जो संशोधन हुआ उसमें पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था, ताकि जो पंचायत के जो मुखिया हैं, ठीक है ना, वे ज़्यादा प्रभावी हो सके और पंचायतों के जो कार्य हैं, ठीक है ना, उनके प्रगति या विकास में अपना उचित योगदान दे सके। अगला है इसमें नए संविधान संशोधन में पंचायतों द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। ठीक है ना। कितने सीटें आरक्षित कर दी गई है? महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई है। ठीक है ना। और इसी कारण से जो पंचायत चुनाव अभी हो रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है, आप देखे होइएगा चुनाव में, ठीक है, अब जो उम्मीदवार हैं उसमें महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो अब हमारा ये जो दूसरा चैप्टर था ये खत्म हुआ। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो VVI आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को कवर करने का प्रयास करते हैं। यह क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 3 है, जिसमें हम लोग लोकतंत्र और विविधता के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को देखने वाले हैं और एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उन सभी शब्दावली को भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो स्मरणीय बातें हैं, इसमें सबसे पहले एक समरूप समाज की बात आती है कि समरूप समाज आखिर है क्या और समरूप समाज कहते किसे। तो समरूप समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और ऐसे समाज को हम समरूप समाज कहते हैं। दूसरा है एफ्रो अमेरिकी। ये शब्द आया था किताब में, आपको एफ्रो अमेरिकी शब्द आया था और पूछा भी जा सकता है कि एफ्रो अमेरिकी किसे कहते हैं। तो ये उन अफ्रीकी लोगों के लिए है, लोगों की संतान के लिए है जिन्हें 7वीं सदी में अमेरिका में ला करके गुलाम बनाया गया था। इसको हम एफ्रो अमेरिकी कहते हैं, जो कि अफ्रीका से आए हुए अमेरिकी लोग हैं। उनको क्या कहते हैं? अफ्रीका से आए हुए अमेरिकी लोगों को एफ्रो अमेरिकी कहते हैं, जो 7वीं शताब्दी में आए हुए थे। आगे है नस्ल भेद। नस्ल का मतलब तो समझते ही आप लोग, ठीक है। तो नस्ल भेद किसे कहते हैं? कि किसी देश अथवा समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझा जाता है। मतलब और देखते हैं ना कि जैसे कि काले गोरे का भेद हुआ था ना अफ्रीका में, तो वहाँ पर ये जो नस्ल है, जो लोग गोरे हैं और जो लोग काले हैं या जो किसी के साथ भेदभाव किया जाता है किसी भी तरह से, ठीक है ना, समाज में, तो उसको हम नस्ल भेद कहते हैं।
दूसरा है रंग भेद। अब देखिए यहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है ना, नस्ल के आधार पर तो आपका है ना वो हो गया, और ये रंग के आधार पर यदि भेदभाव करते हैं तो इसको हम रंग भेद कहते हैं, ठीक है ना। दलित, दलित जो है, दलित शब्द जो है ये निर्धन या जो गरीब होते हैं ना, भूमिहीन या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग होते हैं उनके लिए हम दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन। अब यहाँ पर अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह नस्ल आधारित भेदभाव के उन्मूलन के लिए यानी उनको दबाने के लिए शुरू किया गया था, जो कि अमेरिका में 1966 से 1975 ईस्वी तक चलाया गया था। यह हिंसक आंदोलन था। यह किस तरह का आंदोलन था? अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह हिंसक आंदोलन था। अश्वेत शक्ति आंदोलन हिंसक आंदोलन था। प्रवासी। अब देखिए, प्रवासी अस्थायी तौर पर आर्थिक अवसरों के लिए दूसरे देशों या नगरों में जाकर बसने वाले लोग प्रवासी कहे जाते हैं, अस्थायी तौर पर, ठीक है ना, जो कुछ समय के लिए जाकर के वहां पर बसे हुए हैं किसी फायदे के लिए या काम करने के लिए, ठीक है ना, उसको हम प्रवासी कहते हैं। विजातीय समाज क्या है? विजातीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सामुदायिक संस्कृति या जातीय भिन्नताएं बहुत गहरी होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विजातीय समाज कहते हैं। बहुमत, बहुमत मतलब जिसका ज़्यादा बहुमत हो या ज़्यादा उसको समर्थन मिलता हो, तो बहुमत वाला समाज। विभिन्न विचारों एवं पंथों वाला समाज क्या कहते हैं? बहुमत समाज कहते हैं। अगला है अपवर्जक भेदभाव। अपवर्जक का मतलब होता है, ठीक है, निष्कासित करना, कह सकते हैं कि वैसा समाज जिसमें किसी वर्ग या जाति को दूरी बनाए रखने के लिए, जाति से दूरी बनाए रखने या अपने समूह से निष्कासित करने को क्या कहते हैं? करने की जो भेदभाव है इसको हम अपवर्जक भेदभाव कहते हैं। अगला है अलगाववाद। अलगाववाद क्या है? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलगाववाद किसे कहते हैं या अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। तो एक ऐसा क्षेत्र या जनसमूह जो अपने या अपने से बड़े समूह या देश से अलग होकर के स्वतंत्रता की अस्तित्व बनाने में इच्छा रहते हैं, ठीक है ना। फिर से इसको समझ लेते हैं कि अलगाववाद क्या है, कि एक ऐसा क्षेत्र या जन समूह का अपने बड़े समूह या देश से अलग होकर के स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की इच्छा रखते हैं, इसको हम अलगाववाद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो आपका कश्मीर था, यदि भारत को छोड़ करके एक अलग अपना छोटा राष्ट्र बनाने की यदि इच्छा रखता था तो उसको हम अलगाववाद कह सकते थे, ठीक है ना। यदि कोई देश या राज्य किसी बड़े राज्य से अलग होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम अलगाववाद की वहाँ पर जो समझ है उसको हम अलगाववाद कह सकते हैं। तो ये हमारा, अब चलिए अब हम लोग चौथे चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन सभी प्रश्न और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। क्लास 10 के तो अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 4 अध्ययन करने वाले हैं और इसमें जाति, धर्म और लैंगिक मामले ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तथा इम्पोर्टेंट जितने भी इसमें आपके टॉपिक हैं उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें है श्रम का लैंगिक विभाजन। अब बोल रहा है कि श्रम का मतलब होता है कार्य, मेहनत जो हम लोग करते हैं ना, काम, उसका लैंगिक विभाजन जब होता है, लिंग के आधार पर जब काम का बंटवारा किया जाता है, जैसे घर के अंदर जितने भी अधिकतम काम हैं ये काम महिलाएं करती हैं और इसको हम लैंगिक विभाजन के अंतर्गत रखते हैं। या कुछ काम है जिसको कहा जाता है कि यह पुरुषों का काम है और यह महिलाओं का काम नहीं है, तो यहाँ पर लैंगिक विभाजन को आपको देखने को मिल जाता है। इसी से संबंधित एक शब्द है नारीवाद, और नारीवादी यहाँ पर शब्द दिया गया है जिसमें औरत और मर्द दोनों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करने या नारी सशक्तिकरण की मांग करना इसमें शामिल होता है। नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि महिलाओं की जो स्थिति है उस स्थिति को और सुदृढ़ करने और अच्छे करने की मांग इसमें की जाती है, ठीक है, इसको नारीवादी कहते हैं। कुछ देश हैं जैसे आपका स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऐसे देशों में जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है,
ठीक है ना, पूछा जाएगा कि कौन से देश में महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखिएगा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। आपको ऑप्शन के अनुसार से इसमें पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। पितृ प्रधान समाज, और हम लोग का जो समाज है ना ये पितृ प्रधान समाज है, क्योंकि हमारी जो वंशज है पिता के नाम से चलती है ना, तो इसको पितृ प्रधान समाज कहते हैं, या ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है, घर का मालिक कौन, पिता, और उन्हें औरतों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारे परिवार में, ठीक है ना, जो पितृ समाज होता है, पितृ प्रधान समाज होता है, उसमें पुरुष को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, कहीं कोई भी नया काम करना हो, या जिसमें पैसे की लेन देन वाली बात होती है, या बहुत सारे अधिकार हैं जो परिवार के जो प्रधान होते हैं, ठीक है ना, उनको ये दिया जाता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि यदि परिवार का प्रधान यदि पुरुष होता है तो उसको पितृ प्रधान कहा जाता है। यदि परिवार का प्रधान मुखिया जो हो वो महिला होती हो, ठीक है ना, उसको मातृ प्रधान समाज कहा जाता है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर 76% थी और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, 54% थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि जो 2001 में जनगणना हुआ था उसमें महिलाओं और पुरुषों के जो लिंगानुपात है वो कितना था। तो महिलाओं की यदि 1000 उस समय संख्या थी, ठीक है ना, पुरुषों की तो उतनी ही क्षेत्र में महिलाओं की संख्या 927 थी। महिलाओं और पुरुषों की ये लिंग का अनुपात है, लिंगानुपात है, प्रति 1000 पर निकाला जाता है, ठीक है। यदि लोकसभा में महिला सांसदों की इसमें प्रतिनिधि देखा जाए तो इसमें 10% से भी कम थी, और जबकि राज्य के विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम कर दिया गया था। लेकिन अब के समय में महिलाओं की जो अभी चुनाव हो रहा है इसमें महिलाओं की ये प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और तभी तो कारण है कि कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं को, ताकि उन लोगों का जो प्रतिनिधित्व है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। आगे भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या कितनी है, लगभग 10 लाख से ज़्यादा है। पूछा जाता है कि कितनी है, ठीक है। और पारिवारिक कानून बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका विवाह हो गया, या तलाक हो गया, गोद लेना, या उत्तराधिकार जैसे परिवार से कुछ जुड़े मसलों को इसमें संबंधित होते हैं पारिवारिक कानून में। पारिवारिक कानून आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब विवाह के बाद जो है मतलब जो बहू आती है वो कहाँ रहेगी, या बहुत सारे तरह के तलाक लेने वाला, गोद लेना, बच्चा जो गोद लेता है लिया जाता है ना, तो उसको किस तरह का, ये सारी चीज़ें इसमें परिवार से जुड़े मसले या इससे संबंधित कानून के अंतर्गत ये आते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है ना। जो किसी धर्म के मानने वाले लोग, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं या समझते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि जब किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। आगे है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, कोई अपना खास धर्म नहीं होता है, और नहीं सभी यहाँ पर सभी धर्मों की सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, तथा नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब होता है कि किसी राज्य में एक निश्चित आयु के बाद लोगों को समान मत देने का अधिकार होता है। यानी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि या 18 वर्ष हो या 21 वर्ष हो, इस वर्ष की आयु जो पूरी कर लेगा, कोई किसी भी कितना भी गरीब या अमीर हो, सभी को मत देने का अधिकार मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो लोग वयस्क हो जाएंगे सभी लोग मत देने के लिए यहाँ पर उनको मतलब अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद जातिवाद, जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करना, या जाति के आधार पर लोगों में जो भेदभाव करना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातिवाद से क्या समझते हैं, तो जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करना जातिवाद कहलाता है। तो अभी ये खत्म हो गया, और हम लोग अब क्या करेंगे, अगले चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं या उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे मिलने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे हम लोग अगले चैप्टर के देखते हैं। अगला चैप्टर है जो चैप्टर 5 से लिया गया है,
राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका अगला चैप्टर जो है यह अध्याय 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल से जितने भी स्मरण करने वाले इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सबको देखेंगे और जो महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले राजनीतिक दल हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक दल क्या है और जितने भी दल होते हैं उनका क्या एजेंडा होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में गठित की गई थी। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारत में जब इसकी गठन किया गया था, ठीक है ना, उस समय इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हित में अपना मुख्य एजेंडा बनाया था और कहा था कि हम लोग नई आर्थिक नीति के समर्थक हैं और हम लोग नई आर्थिक नीति का समर्थन करते हैं। हम लोग जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के बारे में सोचते हैं और उनको हम उनके जो अधिकार है उनके अधिकार को दिलाने का हम प्रयास करेंगे। ये इनका अलग एक एजेंडा था। और दूसरा जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 1980 ईस्वी में किया गया था, इनका क्या एजेंडा था इनको हम लोग देखते हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर के मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य इन्होंने रखा था। इनका क्या लक्ष्य था कि हम भारत को एक मजबूत और आधुनिक भारत बनाएंगे। किसे भारत बनाएंगे? आधुनिक भारत बनाएंगे, जिसमें पार्टी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा दिलाने के खिलाफ है और यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। ठीक है, तो इनका एक अलग एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जिनका नाम आगे चल करके भारत इनका बदल गया था। तो सबसे पहले हम लोग बहुजन समाजवादी पार्टी, जिनकी गठन 1984 ईस्वी में गठित किया गया था और इनके क्या एजेंडा थे इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, स्वामी नायकर और अंबेडकर के विचारों और शिक्षा से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए उनके हितों के रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय यह पार्टी बनी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है ना, जिसमें कहा गया था कि हम लोग जो दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इन वर्गों के कल्याण के लिए हम लोग क्या करेंगे, काफी सक्रिय रहेंगे और सक्रिय साबित भी हुई। ठीक है, ये पार्टी जो थी बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका गठन 1984 ईस्वी में हुई थी। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। इसकी जो स्थापना थी ये 1984 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। ठीक है ना, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, ये लोग क्या करते थे, ये लोग मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखते थे, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी था। यह पार्टी भारत में सामाजिक, आर्थिक और न्याय के लक्ष्य साधने लोकतांत्रिक चुनावों को सहयोग और उपयोगी मानती थी। ठीक है, अगला पार्टी है 1925 ईस्वी में जिसका गठन किया गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी यह पार्टी थी। और इस पार्टी में संसदीय लोकतंत्र को, मजदूर वर्ग को तथा किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण मानती हुई साबित हुई थी। उसके बाद आया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, इसका गठन कब किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में किया गया था, जो लोकतंत्र, गांधीवादी और धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखने वाले थे। यह पार्टी भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षण चाहती थी। क्या चाहती थी? भारत में जन्मे जो नागरिक थे उनके लिए आरक्षण चाहती थी। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीतिक दल से क्या समझते हैं या राजनीतिक दल का क्या अर्थ है।
संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो यह राजनीतिक दल जो है एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। क्या करती है कि सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह काम करती है, ठीक है ना। राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से हैं, एक तो नेता, दूसरा सक्रिय नेता और तीसरा अनुयायी या उसके समर्थक, ठीक है ना, जो उसके साथ चलते हैं और जो उसके द्वारा कमियां या लोगों की जो मांगे हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के लिए खड़े किए जाते हैं और यह चुनाव उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। इसमें एक से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनके बीच लड़ा जाता है। तो दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदान अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों को चुनाव करते हैं। मतदाता जो होते हैं क्या करते हैं, वे अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों का चुनाव करते हैं। मतलब जितनी पार्टियां होती है वे सभी पार्टियां अपने अगले जो कार्य दिवस 5 वर्षों का होता है उसमें कौन कौन से काम करने वाले हैं वे काम लोगों के समक्ष रखती है कि हम लोग हमारी सरकार जब आएगी तो ये काम करेगी, ठीक है। और जो लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वे क्या करते हैं, अपनी पसंद से अपनी नीतियों के अनुसार से ना इन कार्यक्रमों को चुनाव करते हैं और इस तरह से वे अपना मतदान भी करते हैं। आगे दल देश के कानून का निर्माण में सहायक जो दल होते हैं ना, देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और संविधान संशोधन में भी इनका योगदान होता है। जो दल होते हैं ये क्या करते हैं, संविधान संशोधन में भी अपनी भूमिका निभाते हैं या नए नियम बनाने में भी अपना समर्थन देते हैं। ये जो दल होते हैं चुनाव में कम सीटें, जो चुनाव होता है ना इसमें कम सीटें पाने वाले को विपक्षी दल कहते हैं। मतलब दो दल होते हैं तो जो बहुमत दल का होता है उसी को वही सत्ता बना पाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भी हमारा संविधान बनता है, संशोधन होता है या कोई नियम बनता है तो उसमें बहुमत देखा जाता है कि आधे से ज़्यादा लोग जिस पक्ष में जो नियम जो बनेगा, जो नए कानून बनेंगे उसका समर्थन देते हैं यदि, तो वो उस नियम को उसका जो नया नियम बनेगा उसको पास कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आधे से ज़्यादा जो जिसको सपोर्ट करते हैं और जो दल आधे से कम सीट लेकर के आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विपक्षी दल, ठीक है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत दलों की संख्या लगभग 750 से ज़्यादा है पूरे भारत में पूछा जा रहा है कि कितने होंगे, तो 750 से ज़्यादा है। कई देशों में केवल एक ही दल की सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए चीन, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की ही शासन है, एक ही दल है, ठीक है, एक दल रहेगा। और भारत में तो 750 से ज़्यादा दल है। कुछ देशों में सत्ता के लिए 2 प्रमुख दलों के बीच बनी रहती है और इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है ना, इसमें 2 दल होते हैं। जब अनेक दलों को सत्ता में आने और आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत। शासक दल जिस दल को शासन करने यानी कि सरकार बनाने की जो सरकार बनाता है उसी को हम शासक दल कहते हैं। दल बदल, अब देखिए ये शब्द आप तो चुनाव के समय में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है कि विधायिका के लिए किसी दल का विशेष निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधित्व का उस दल को छोड़ करके अन्य दल में चला जाना, इसे दल बदल कहते हैं। तो अभी हम लोग ये राजनीतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे और इसे जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली थे उन सभी शब्दावलियों को देख रहे थे। तो आगे हम लोग अगले चैप्टर के से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और उससे महत्वपूर्ण शब्दावली है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक शास्त्र का राजनीतिक विज्ञान जो कक्षा 10 से लिया गया, इसका ये 6ठा अध्याय है और इसमें हम लोग लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है जो महत्वपूर्ण है इसको याद रखना होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज विश्व के लगभग 100 देश में किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही। लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इनका औपचारिक संविधान भी है, मतलब कुछ तो संविधान रहता ही है और इनके यहाँ चुनाव होते रहते हैं। राजनीतिक दल भी है, साथ ही अपने नागरिकों
को कुछ बुनियादी अधिकारों के भी गारंटी देते हैं। मतलब वैसी सरकार जो क्या करते हैं कि नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार की गारंटी देते हैं, या इनका अपना संविधान है, या यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था है, मतलब चुनाव होते रहता है, ठीक है ना। लगभग इस तरह के देश 100 हैं, ठीक है। लोकतंत्र में इस बात की पक्की गारंटी होती है या पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले या कुछ फायदे कानूनों के अनुसार हों, जो कानून होगा उसी के अनुसार से ये बनेगा, ठीक है। कोई नागरिक या जनता चाहे किसी भी फैसले या नियमों का पालन करता हो, कोई नागरिक या जनता चाहे किसी भी फैसला लेने में नियमों का पालन करता हुआ हो या नहीं, तो इसका पता लगाया जा सकता है। उसे सिर्फ न यह जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इतना साधन भी उपलब्ध है कि इसे पारदर्शिता कहते हैं। अब देखिए, इसमें ये जो शब्द है इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि फैसले किसके लेने में किस नियम का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका पता लगा सकता है। न उसे सिर्फ यह जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं, इसे हम पारदर्शिता कहते हैं। मतलब जो भी फैसले लिए गए हैं वो फैसले किस आधार पर लिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पारदर्शिता, ठीक है ना, जिसमें सब कुछ साफ साफ सबको ये समझ में आ जाए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यह निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो अन्य शासन है ना, उन सभी शासनों से यह बेहतर है। यह वैध व्यवस्था है, यह वैध शासन व्यवस्था है, और इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की यह अपनी शासक व्यवस्था है। इस कारण से इसमें संपूर्ण विश्व के लगभग लोकतंत्र का विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव रहा है। इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा आज़ादी मिलती है। लोग जिसे चाहे उसे अपने शासन व्यवस्था में ला सकते हैं या हटा भी सकते हैं। इस कारण से ये काफ़ी लोकतंत्र जो है काफ़ी मतलब लोगों का पसंदीदा यह शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ना, यह यहाँ पर राजनीतिक समानता पर यह आधारित होती है। प्रतिनिधियां जो होते हैं उनको प्रतिनिधियों को चुनकर चुनाव में हर व्यक्ति का स्तर बराबर होता है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है ना, इसमें सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, और सबके मत का जो कीमत है, जो मूल्य है, एक समान होता है, चाहे वो व्यक्ति कितना अमीर भी क्यों ना हो या कोई व्यक्ति कितना गरीब भी क्यों ना हो, सबके मत का जो वैल्यू है वो समान होता है। तानाशाही का समर्थन करने वाले राजनीतिक विचारधारा को निरंकुशतावाद, ठीक है ना, निरंकुशतावाद कहते हैं। अब निरंकुश शासन व्यवस्था के बारे में आपने सुना ही होगा कि निरंकुश शासन जो क्या कहते हैं, तानाशाही शासन का समर्थन करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं उसे ही करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो चाहते हैं वही करते हैं, इसे तानाशाही कहते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं जैसे कि लिंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता प्रवृत्ति सामाजिक असमानता का रूप है। ये सभी क्या है, समाज में असमानता को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि लिंग भेद, ठीक है ना, यह जाति भेद, सांप्रदायिक जो भावना है, ये समाज में असमानता को बढ़ावा देते हैं। आगे है कानून के शासन से आशय। अब कानून जो है, कानून का जो शासन है, इसका क्या मतलब है, यह किसी देश के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा के साथ शासन करता है। अब देखिए, जो हमारे संविधान लिखी गई है, तो किसी को भी जब यहाँ पर जो दंड दिया जाता है तो हमारे कानून के विधान के अनुसार से दिया जाता है। तो जो वहाँ पर कानून में जो जुर्म के लिए जो सज़ा पहले से निर्धारित किया गया है, यदि उस जुर्म को कोई करता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, तो सबके लिए वही कानून वही नियम देखा जाएगा और उसी के अनुसार से सबको वहाँ दंड दिया जाएगा। तो ये चैप्टर अब खत्म होगा, और इसमें जो अगले चैप्टर है, अगले चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को या उनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, सभी शब्दावली को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग राजनीतिक विज्ञान क्लास 10 के अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। इसमें लोकतंत्र की चुनौती के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं, और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उनको देखने वाले हैं। इस चैप्टर में जो चुनौतियां हैं, जो चुनौती शब्द है, इन शब्द को थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि चुनौती का मतलब क्या होता है। चुनौती वह मुश्किल है जो लोकतंत्र में आती रहती है,
और उसे दूर किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? मुश्किल को चुनौती कहते हैं। बुनियादी आधार की चुनौती है, जो बुनियादी आधार होता है ना उसको भी चुनौती मिलती है। यह बुनियादी आधार की चुनौती क्या है? ठीक है, इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस चुनौती में मौजूदा गैर लोकतांत्रिक सरकार गिराने वाली, ठीक है, सत्ता पर सेना का नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने को क्या कहते हैं? बुनियादी आधार की चुनौती कहते हैं। अब जो विस्तार की चुनौती है, जो विस्तार करने की चुनौती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चुनौती में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है, ठीक है ना, इसे बुनियादी सिद्धांतों को सभी छात्रों के द्वारा या सभी सामाजिक समूहों और विलक्षित संस्थाओं में लागू करने या शामिल करने को हम विस्तार की चुनौती कहते हैं। अगला है लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चुनौती जो शब्द है, इस शब्द की यह जो चुनौती है, इस चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करने का आशय इसमें शामिल है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां सरकार को जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में जो सरकार बनता है ना, वो सरकार जनता अपने से चुन करके बनाती है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। अब आगे इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है जिसको हम अभी नहीं देखने वाले हैं, अगले इसको सीरीज में देखेंगे। अभी हम इसके अगले जो टॉपिक है या जितने भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को अगले सीरीज में देखने वाले हैं। तो आज ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। यह आपका जो क्लास 10 के जो राजनीतिक विज्ञान का जो पुस्तक था, उसको संक्षेप में हम लोग समझने का प्रयास किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।